तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बार। स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने बताया था ये सबसे मिनिमम वोल्टेज है जिसपे क्या होगा, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज है, बल्कि मिनिमम मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज जिसपे क्या हो जाता है बच्चों, करंट जीरो हो जाता है। जिसपे करंट क्या हो जाता है बच्चों, आपका जीरो बन जाता है। ठीक है, तो हमने कुछ ग्राफ में कुछ ऐसा देखा था बच्चों। ये वोल्टेज का था बच्चों और ये किसका था, करंट का। ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था, याद है। और इस करंट को हम कौन सा करंट बोलते थे, सैचुरेशन करंट। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे बच्चों, सैचुरेशन वोल्टेज बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक, है ना। हमें बस इसका छोटा सा फॉर्मूला निकालना। जैसे कि मान के चलो कि दो प्लेट है, हमने देखा था एक प्लेट थी हमारी किससे कनेक्ट, ये कैथोड है। कैथोड किससे कनेक्ट थी बच्चों, पॉजिटिव से। और एनोड किससे कनेक्ट हो गई थी, नेगेटिव से। तो हो क्या रहा था, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, जो कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था बच्चों, जब इस पे लाइट फॉल हो रही थी, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था वो पहुंच गया था, बिल्कुल यहां तक पहुंच गया था। फिर देखा यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव और नेगेटिव क्या करता है बच्चे, रिपेल करता है। और ये फिर क्या आ गया था बच्चों, वापस अपनी प्लेट पे। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कुछ तो फोटो इलेक्ट्रॉन बने भी नहीं होंगे, और कुछ बने होंगे तो वो बीच में से ही या उससे पहले भी रिटर्न हो जाएगा। मैं तो बस किसकी बात कर रहा हूँ, फास्टेस्ट। क्योंकि उसी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है बच्चों। उसी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैं तो बस एक की ही बात कर रहा हूँ, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है ना। जब ट्रांसफर होगी तो डेफिनेटली यहाँ से पोटेंशियल टू किस में जा रही होगी, काइनेटिक में जा रही होगी, या फिर काइनेटिक टू पोटेंशियल जा रही होगी। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी, यहाँ पे वीएस अप्लाई किया। कौन से अप्लाई किया बच्चों, वीएस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू डॉट, क्यू इंटू वी एस। पढ़ा आपने, क्यू डॉट वी पढ़ा ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा चार्ज फोटो इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे हो जाएगा वी एस, क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो कितना आसान फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला होता है के मैक्स अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और के मैक्स का फॉर्मूला तो आपने वैसे ही पढ़ा, क्या होता है के मैक्स का फॉर्मूला, एच एफ माइनस, क्या होता है बच्चों, एच एफ माइनस, एच एफ माइनस फाइव होता है आपका फॉर्मूला, वी एस का फॉर्मूला। सर में आ गया। तो और अच्छे से अगर हम इसको लिखें तो वी एस बन जाएगा बच्चों एच एफ अपॉन में ई माइनस के फाइव अपॉन में ई। फाइव की वैल्यू, फाइव की यूनिट क्या होती है, फाइव की बताया था, फाइव की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का किस में आ गया, वोल्ट में आ गया। पोटेंशियल भी तो वोल्ट ही है, वोल्ट में आ जाएगा सर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ट्राई करना हमेशा जो आपका एच एफ होगा और फाइव होगा, जूल में नहीं लेना है, फिर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत। एच एफ और फाइव किस में आना चाहिए बच्चों आपका, लिख लो, एच एफ एंड फाइव शुड बी, रिकमेंड है, शुड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि ई से ही आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जल्दी से। क्लियर हो गया यहां तक, हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका वी एस आया बच्चों, वी एस क्या आ गया, एच सी बाय लेमडा ई माइनस के फाइव अपॉन में। इसका मतलब ये फिर दोबारा लेमडा के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो याद करो हमने, जैसा कि हमने फॉर्मूला निकाला था लेमडा और एफ के टर्म में, एफ के टर्म में भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, वीएस का, वीएस का और एफ का। और वीएस का और वन अपॉन लेमडा का भी ग्राफ ऐसे में। यहाँ पे वन अपॉन लेमडा आया था क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन सी अपॉन लेमडा होता है ना। तो सी को मैंने कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। बस स्लोप का डिफरेंस आएगा बच्चों, स्लोप का, इसका डिफरेंस आएगा स्लोप का। यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, याद करो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एच अपॉन में ई। वेरी गुड, एच अपॉन में ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन थीटा एच सी अपॉन में ई। देख लो, वन अपॉन लेमडा है,
एच सी अपॉन में, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा आ जाएगा। किसकी टर्म में, पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या फिर पोटेंशियल वर्सेस वन अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर के मैक्स जो हम पढ़े थे वहां पे के मैक्स की वैल्यू है, जैसे जैसे मान के चलो कि हमने जो एनर्जी दी है, जो हमने एनर्जी दी है वो दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। कितनी दी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हमने एनर्जी दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फंक्शन है, वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से ट्रेवल करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ट्रेवल करेगा। तो ऐसी कितनी मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दो कि वो मूव ही ना कर पाए? आप बोलोगे 7 ही दे दो बस। कितनी दे दो, 7 ही दे दो, क्योंकि 7 से ट्रेवल कर रहा था। हाँ, जो 7 है ना होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि वीएस की वैल्यू नेगेटिव में पोलैरिटी चेंज हो गई थी ना, वो नेगेटिव ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव। तो मतलब एक्चुअल में वीएस की वैल्यू शुड बी -7। कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि देखो 7 वो से तो ट्रैवल करना था उसको, मैंने -7 दे दी, तो हो गया ना जीरो ऑलमोस्ट, तो फिर ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। तो आपको अगर के मैक्स निकाल लेते हो तो उसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। कर ले एक दो क्वेश्चन इसी बेस पे, है ना? चलो तो लिखो, देखो फाइंड द स्टॉपिक पोटेंशियल, फाइंड द स्टॉपिक पोटेंशियल इफ wavelength of light is wavelength of incident light is 4000 Armstrong, work function is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं तो कहूंगा कि आपको कुछ अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सीधा के मैक्स निकालो। के मैक्स का आपको पता है एच सी अपॉन में लेमडा -5, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच सी का मैंने बताया था क्या होता है, एच सी है, अच्छा सॉरी, हाँ 1.24, 1 पॉइंट क्यों बोल रही हो, 12400 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, माइनस के कितना है बच्चों, 2, 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट यहाँ पे कट गया, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 3.1 के आसपास, 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये आ गया मैक्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा के मैक्स डिवाइड बाय ए। तो कितना हो गया बच्चों, सिंपल 1.13। देखो कितना आसान, आसान क्वेश्चन ही आएंगे जब आप करोगे ना अच्छे से, एक बार अच्छे से पूरा थोरोली करोगे तो आसान क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? 3.1 है, क्या 3.1 है, 3.13 नहीं है, 3.1 आएगा ना, 4 से, अच्छा सॉरी, मैं 3 से 1.1 आएगा बस। देखो एक और क्वेश्चन लिखो। मान के चलो कि इंसिडेंट वेवलेंथ है बच्चों 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, के मैक्स है आपका, नहीं के मैक्स गिवन नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है आपका 1.2 वोल्ट। आपको निकालना है फाइव, फाइव निकाल, फिर वही कॉन्सेप्ट, मैं क्यों ना के मैक्स निकाल लूं, के मैक्स का फॉर्मूला पता है हमें, के मैक्स का पता है ई इंटू वी एस, तो मतलब कितना हो गया, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। के मैक्स इसके बराबर होता है सर, ये होता है एच सी बाय लेमडा माइनस के फाइव। तो मेरे ख्याल से फाइव की वैल्यू आ जाएगी एच सी बाय लेमडा माइनस के मैक्स, मेरे ख्याल से निकाल लोगे, करवाने की जरूरत नहीं है। एच सी की वैल्यू क्या डालोगे, 12400 डिवाइड बाय लेमडा माइनस के कितना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर्मूला डाल के 2.94। सिंपल सा है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, चलो तो इसमें एक बार एडवांस में भी क्वेश्चन आया था कि जब हम कलर, वैसे वो इतना जनरलाइज क्वेश्चन होगा कि वो मेन में भी आ सकता है,
सिंपल सा है कि अगर मैं बात करूं कि स्टॉपिक पोटेंशियल किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप देखोगे स्टॉपिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था एच सी बाय लैम्डा ई माइनस के फाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो कोई भी मेटल का, ठीक है, कोई मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, एच फिक्स है, सी फिक्स है, ई भी फिक्स है। इसका मतलब कि वीएस एक तरीके का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, 1/लैम्डा से। इस बात को मानते हम नहीं मानते। आपको ये भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वी ब ज यू र की बात करूं, तो जैसे मैं वी से आर की तरफ जाता हूं बच्चों, वी से आर की तरफ जाता हूं तो क्या होता है, क्या होती है, बढ़ती है वेवलेंथ। करेक्ट, वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा, वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। समझ में आ गया। इसका मतलब कि अभी मुझे नहीं पता कि ये कहाँ सैचुरेशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, पर मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे वैल्यू, लेट अस सपोज ये यहाँ पे वैल्यू किसकी रहेगी, स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ वॉलेट की रहेगी। यहाँ पे स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ ग्रीन ले लो, और यहाँ पे किसकी ले लो, स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ, इस तरीके से रहेगी। यस और नो, है ना, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कंडीशन लेके चलते हैं, कुछ कंडीशन लेके चलते हैं, कुछ पैरामीटर लेके चलते हैं। और वैसे भी एच सी वाई लैम्डा किसी एक फोटोन की तो एनर्जी होती है। एच सी वाई लैम्डा कितने 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 की होती है बच्चों, एक ही फोटोन की होती है। तो लिख लो, बना लिया, देखो स्टॉपिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इट डज नॉट डिपेंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, अगर एक फोटोन की भी हमने एनर्जी निकाल दी दैट्स इट। तो मतलब कि अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट जो एन था हमारा, स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एन का क्या टर्म था, स्मॉल एन था नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड पर सेकेंड। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो किससे मतलब है, केवल एक ही फोटोन से मतलब है, एक ही वेवलेंथ से मतलब है। समझ में आया। ठीक है, तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। लिख लिया यहां तक, यहां तक लिख लिया बच्चों। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन की, मतलब एच एफ ज्यादा होगा, एच एफ ज्यादा होगा तो लेमडा क्या होगा, कम होगा। लेमडा कम होगा तो वीएस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया, वीएस क्या होगा, ज्यादा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। एक क्वेश्चन के टर्म में लिखो, विबज्योर लाइट, all colors of Vibgyor, all colors of Vibgyor are incident on cathode terminal in which same number of photons, in which same number of photons of all color of lights are incidented. Same number of photons, same number of photons of all color of lights are incidented. Lights are incidented. What will be the, तो ग्राफ ही बना लेते हैं बस, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, व्हाट विल बी द ग्राफ, बस शोइंग द अबव कंडीशन, शोइंग द अबव कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक टर्म और जोड़ दिया। देखो कलर अगर डिफरेंट डिफरेंट है, देखो मुझे तो नंबर ऑफ फोटोन से मतलब है कि नहीं, पहले बताओ, क्या मुझे नंबर ऑफ फोटोन से मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, स्टॉपिक पोटेंशियल की। तो सर स्टॉपिक पोटेंशियल का तो स्टार्टिंग का ग्राफ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ तो सिंपल ऐसे ही बनेगा। सर राइट हैंड साइड का मुझे नहीं पता कि सैचुरेशन क्या होगा, पहले मुझे बताओ सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला बताओ, सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला अब याद नहीं है।
याद कैसे करो? देखो सोचो, शुरुआत सोचो, शुरुआत कैसे करोगे? जिसको याद नहीं, जैसे कोई अनपढ़ है तुम्हारे में से बहुत सारे जो फॉर्मूला भूल चुके हैं, कैसे याद करोगे? तो तुमने पहले, मैंने नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था नंबर ऑफ फोटोन का? पी नोट लैम्डा अपॉन में एच सी, यही बताया था। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैंने बताया था नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो यहां से मैंने क्या निकालना है? गामा निकालना, जो भी बताता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो भाई इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेंगे, फोटोन थोड़ा मूव करेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों? गामा इंटू एनपी। एनपी क्या है आपका? पी नॉट लैम्डा में एच सी। ये है पर सेकंड के लिए। करंट क्या होता है? करंट, सर करंट होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज क्या था बच्चों? ई एनी। ई एनी अपॉन में टाइम मैंने बताया था। अगर टाइम, अगर टी लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए? टाइम में होना चाहिए। इसलिए मैंने टाइम का टाइम काट के मैंने सिंपल बोला था ई एन ई कर लेना, तो फॉर्मूला सिंपल आ गया। गामा पी नॉट लैम्डा ई अपॉन में, देखो कितना आसान है याद कर, जिसमें लैम्डा इज इन फ्रैक्शन है। किसमें है बच्चों? ध्यान करना है, नॉट इन परसेंटेज। इस तरीके से याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर इस तरीके से याद है तो होशियार हो, वरना फिर तुम कुछ हो रही है। चलो, चलो तो क्या बताया बच्चों मैंने? वी ब ज यो र। तो ये तो कंफर्म होगा। ऐसे जाऊंगा तो वेवलेंथ मेरी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ने से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। ये बात तो क्लियर होगी। मुझे बात करनी है आईएस की। आईएस का फॉर्मूला बताओ। आईएस का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या बताया था? पी नॉट गामा लैम्डा ई अपॉन में एस। या फिर अगर मैं सिंपल बोलूं आई एस, इससे भी मतलब नहीं, मैं तो सिंपल बोलूंगा ई एन ई से मतलब है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बोला है। सर मुझे तो एन ई से भी मतलब है, नंबर ऑफ फोटोन बोला, तो नंबर ऑफ फोटोन बोला है, तो नंबर ऑफ फोटोन होता था गामा इंटू एन पी। तो गामा तो मैटर का फिक्स होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज वो भी फिक्स है। इसका मतलब कि यहाँ पे आई एस किसके ऊपर है बच्चों? प्रोपोर्शनल एनपी के ऊपर। मैंने तीनों के लिए क्या बोला था? एनपी क्या है? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड। सेम है, सेम है। इसका मतलब कि, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ग्राफ कैसा होगा? बहुत ही अच्छा ग्राफ होगा। यहां से जो निकलेगा वो आईएस को अचीव करेगा। लेट अस सपोज दिस वन इज माइनस के रेड कलर का स्टॉपिक पोटेंशियल, और ये है आपका आईएस, ये है आपका। पावर अगर सेम है, पावर अगर सेम है तो देखो लेफ्ट वाला पार्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि वी आर है, वी जी है, वी वी है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा? करंट में चेंज आएगा। क्या सर किस में है? करंट में। सर यहाँ पे जो आई एस है, आई एस का फॉर्मूला याद करना दोबारा। मैंने क्या बोला? सबकी पावर सेम बच्चों, सबकी पावर सेम है इस बार। पर लैम्डा पे तो डिफरेंट है, क्यों? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्योंकि लैम्डा तो सबकी वेरी करे, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है। इसका मतलब यहाँ पे अब आई एस डिपेंड्स ऑन पी नोट इंटू लैम्डा, इसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, इसके ऊपर डिपेंड है। अब सबकी पावर सेम हो गई, सबकी पावर सेम हो गई तो पी नोट भी सेम हो गई, तो फिर आई एस किसके ऊपर डिपेंड हो गया बच्चों? लैम्डा के ऊपर डिपेंड हो गया, फाइनल। अब जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका सैचुरेशन करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका सैचुरेशन करंट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से देखना, तो ये रेड कलर है, रेड कलर का क्या होगा बच्चों? सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। ग्रीन कलर का कम होगा।
और वॉलेट कलर का और भी कम होगा। समझ में आ गया? यस और नो? अगर लैम्बडा ही सेम लैम्बडा फिर भी पावर सेम नहीं हो सकती ना इन सबकी। पावर सेम। पावर सेम है तो करिए गधे। पावर सेम का मतलब कि जो सोर्स ऑफ लाइट है तेरी सेम है तीनों की, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर है। बताया था ना पावर, अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर हो जाती है, आर डिस्टेंस दूर हो जाती है, आर डिस्टेंस दूर हो जाती है तो क्या होगा? आर डिस्टेंस दूर हो जाती है तो 1 अपॉन में आर का स्क्वायर इतना कम हो जाएगी। बताया था ना। अगर 1 मीटर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 1 मीटर और 2 मीटर दूर चली जाए, मतलब 1 मीटर और डिस्टेंस दूर हो जाए, 2 मीटर हो गया, तो कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी इंटेंसिटी वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर अच्छे सभी को? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडिएशन फोर्स या फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, दूसरा नाम क्या होता है इसका? फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? देखो, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन का मतलब कि कोई एक प्लेट है, मेटल की, क्या है बच्चों? प्लेट है। और मेटल की प्लेट में क्या हो रहा है बच्चों? लाइट इंसिडेंट कर रही है। क्या उस लाइट इंसिडेंट्स की वजह से कुछ फोर्स जनरेट होता है कि नहीं होगा? उस पर फोर्स होगा कि नहीं होगा? हमें बस ये पता करना है। समझ में आ गया? टॉपिक सिंपल सा बेसिक सा यही है कि एक मेटल प्लेट है, उसमें मैंने क्या किया बच्चों? लाइट फॉल करवाई है। उस लाइट फॉल की वजह से क्या उस प्लेट पे कोई फोर्स जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैसे तो बहुत ही माइन्यूट होगा, पर हमें जानना है कि होगा कि नहीं होगा। बस हमारा तो मतलब क्या है, ये जानना है कि फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, हमें ये जानना है। उससे पहले आपको दो टर्म पता कीजिए। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। जैसे आपका नाम से पता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब कि अगर एक ऐसी मेटल सरफेस है जो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर रही है बच्चों? एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसमें रिफ्लेक्शन कितना होगा उस केस में? 0। पूरी की पूरी लाइट जब एब्जॉर्ब कर ली है तो उस केस में बच्चों क्या होगा? रिफ्लेक्शन 0 बन जाएगा। मैं बोलता हूं कि पूरी की पूरी लाइट दी, तो फिर एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। और तीसरा होगा ऐसा केस जिसमें कुछ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। ये हम करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, कोई प्लेट है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए करेंगे। दूसरा केस करेंगे ऑब्लिक के लिए। तो टोटल कितने केस करेंगे हम? 6 केस करेंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। बस मुझे अब इतनी बात जाननी है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा। सर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनो, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि फोटोन तो इंसिडेंट करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन जितने इंसिडेंट करे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन जितने इंसिडेंट करे उतने ही उतने सारे क्या कर लिए बच्चे? उसने एब्जॉर्ब कर लिए। उतने सारे क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर लिए। इसका मतलब कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन रेशो लेके चलता हूं, एब्जॉर्प्शन रेशो लेके चलता हूं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। समझ में आ गया? नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। अगर ये बिल्कुल फुल एब्जॉर्प्शन है, फुल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जितने फोटोन इंसिडेंट करे उतने ही फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? एब्जॉर्प्शन रेशियो की 1 हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना 1। ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ कि रिफ्लेक्शन रेशियो बताओ, रिफ्लेक्शन रेशियो। सर रिफ्लेक्शन रेशियो भी आसान है, जितने नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्ट किए डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। इसका मतलब कि अगर सर फुल यहां पर रिफ्लेक्शन है ना, तो दोनों की रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जितने फोटोन इंसिडेंट किए थे उतने सारे के सारे क्या कर गए? उतने सारे के सर रिफ्लेक्ट बैक कर गए। लेकिन अगर ऐसा होता, ध्यान सुनो, अगर ये ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ पोर्शन क्या कर रहा है बच्चों? रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए और इसको थोड़ी देर के लिए आर मान लो, तो ये हमेशा रहेगा ए प्लस आर विल ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों? आर की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1। अगर कुछ पोर्शन एब्जॉर्प्शन है तो डेफिनेटली रेस्ट वाले क्या होंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। डेफिनेटली इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों? 1 के बराबर। क्या पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? यस। ये आपको हेल्प करेगा जब हम तीसरा और छठा केस करेंगे।
क्योंकि पहले दो में तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ए और आर इतना यूज नहीं होगा। यूज होगा तीसरे और छठे में, जहां पे कुछ पोर्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ पोर्शन क्या कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? तो लिख लो, ये बनाओ, जल्दी से लिखो फॉर्मूला। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ जी सर, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, मन लगा के? बस केमिस्ट्री ही चल रही है यहाँ पे, और क्या चल रहा है? केमिस्ट्री में तुम फोर्स वोर्स कहाँ निकाला हुआ उसके अंदर, बस ये चीज हो जाती है। हाँ वो भी है, वो भी आएगा दोबारा आज। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, गैस, मोलर मास, तो ये तो सारा याद है। अभी देखते हैं, अभी पूछूंगा। वैसे मास, नॉर्मल मास और मोलर मास में क्या अंतर है बताइए? हाँ, एटॉमिक वेट यूनिट। फिर आगे, एएमयू को नॉर्मल मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाय हाय, केमिस्ट्री नहीं आती इसको। हाँ भाई तू बता, एएमयू को हम नॉर्मल मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो एएमयू बन जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल मास बन जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारी केमिस्ट्री की तैयारी। लिखो, ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट लीनियर मोमेंटम। ईच फोटोन हैज a definite energy and definite linear momentum. If lambda be the wavelength of photons of light, if lambda be the wavelength of photons of light, then its energy will be, कितनी हो जाएगी बच्चों एनर्जी? आप बोलोगे सर एनर्जी हो जाएगी सिंपल, E इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन में, सॉरी, एच सी अपॉन में लैम्डा। और उस मोमेंटम भी याद करो, हमने मोमेंटम में निकालता, कितना निकालता बच्चों मोमेंटम? मोमेंटम कितना निकाला था? बता, क्या निकालता मोमेंटम है? एम बी तो होता है, इसके अंदर क्या था? एम बी, एच बाय लेमडा। याद करना क्या था बच्चों, एच बाय लेमडा। ठीक है, चलो तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एन का भी यूज होगा, वैसे वो तो आपको पता ही है, एन का फॉर्मूला पता है, आई एस का सबका फॉर्मूला पता ही है। तो ठीक है, हम पहला केस कर रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, और उसमें भी पढ़ रहे हैं बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस में फुल एब्जॉर्प्शन, फुल एब्जॉर्प्शन। फुल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे मान के चलो मेटल प्लेट है आपकी, यहां से बच्चों लाइट फॉल किया, और ये सारे के सारे बच्चों मेटल में क्या हो गए, एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या हो गए, मेटल में ऑब्जॉर्ब हो गए। तो लेट्स सपोज ए इज द एरिया वेक्टर ऑफ, ध्यान से देख लो, एरिया वेक्टर ऑफ मेटल प्लेट है, और आपको पता है एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा क्या रहता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इस फोटोन की इंटेंसिटी भी है, क्या है बच्चों, आई, ये क्या है, ये है इंटेंसिटी। आपको पता लाइट की हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें पता हो तो हम क्या लाइट की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, वही हमें आई की वैल्यू गिवन। क्लियर है यहां तक?
तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला हम निकालेंगे बच्चों पावर, क्योंकि याद करो हमें पावर n में आता है पावर। तो पावर हम कैसे निकालें कि इस पे कितनी पावर आ गई है, इसकी पावर कितनी है। तो लिखो पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पावर होता है इंटेंसिटी डॉट एरिया, इंटेंसिटी डॉट एरिया। क्लियर है, जो कि आएगा यहाँ पे आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल आई आ जाएगा आपका, जो आपकी पी नोट है वो आ गई आई इंटू ए। तो पावर निकाल देते हैं। एन का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन, नंबर ऑफ फोटोन। तो इस बार एनपी में लेके चलूंगा। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या था, याद करो क्या था, पी नॉट है लेमडा अपॉन में एस सी। तो पी नॉट की वैल्यू डाल सकता हूं आई ए लेमडा अपॉन में इक्वेशन 1। ठीक है, हर स्टेप में यही करना है, हमें हर स्टेप में यही करना है। तो एक को अगर ढंग से कर ले तो बाकी सारे याद होंगे। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोमेंटम की बात की है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फोर्स का फॉर्मूला जो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम तो अभी छोड़ देते हैं, पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम तो निकालें। खुद सोचो कि ये मेरी मेटल सरफेस है और यहां से बच्चों लाइट इंसिडेंट कर रही है, और इसका खुद का एक मोमेंटम है, क्योंकि एक वेलोसिटी से आ रही होगी। इसका खुद का मोमेंटम कितना है जो आपने बताया था, वो था एच अपॉन में लेमडा नीचे की तरफ। लेकिन क्या वो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, सर फाइनल मोमेंटम तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर गया, वो तो जीरो हो गया फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब दिस वन इज योर इनिशियल मोमेंटम एंड दिस वन इज योर फाइनल। तो आपको पता चेंज इन मोमेंटम पूरा लिखना है इसको, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है आपको पता है, पी एफ माइनस के पी आई। और पी एफ कितना है बच्चों आपका जीरो, पी ये कितना है एच बाय लेमडा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में सर, डाउनवर्ड में। अगर मैं अपवर्ड लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस के एच अपॉन में लेमडा बन जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। सर इसको अपवर्ड में क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखो एरिया वेक्टर को भी अपवर्ड में लिया था। एरिया वेक्टर होता है तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है बच्चों, ए इंसिडेंट भी मैं ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूँ, वरना फिर यहाँ पे माइनस होता, वो माइनस होता, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता। इसलिए मैंने दोनों केस में यहाँ पे ही लेके चला। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो हमारा चेंज इन तब में आएगा। अब बस लास्ट स्टेप रहेगा क्या, फोर्स निकालना है, फोर्स, फोर्स निकाल लेंगे। करेक्ट, लिखो फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन कितना हो गया बच्चों, एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, आपको पता चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम तो कितने टाइम में किया, मान के चलो उसने टाइम लिया टी। ऐसे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ऐसे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में ट्रेवल करने हैं, आप बोलोगे सर एन थे, यहाँ पे कितने थे, एन थे, एन थे नंबर ऑफ फोटोन। यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नॉट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड नहीं है। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इनटू में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, एच बाय लेमडा से, और ये आ गया टाइम टी। अब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम एन होता है। स्मॉल एन के बराबर होता है क्या ये, यस और नो, किसके बराबर होता है बच्चों, स्मॉल एन के। तो ये हो गया एन एच बाय लेमडा, बल्कि आई शुड राइट एनपी हियर, आई शुड राइट एनपी हियर। ये तो होता है नंबर ऑफ फोटोन। अब एनपी का फॉर्मूला बता दो मैडम, अब तो एनपी का फॉर्मूला लिखा है आपने, अभी लिखा है, अभी लिखा है आई ए, आगे क्या लिखा है, लेमडा बाय एच सी। और यहाँ क्या लिखा बच्चा, ये क्या आ गया, एच अपॉन में लेमडा, मेरे ख्याल से लेमडा लेमडा एच एच कैंसिल, क्या बचा, आइए अपॉन में सी। देखो कितना आसान सा फॉर्मूला आया है फोर्स का। आई क्या है सर, आई क्या है,
इंटेंसिटी ए क्या है, एरिया ऑफ मेटल, सी तो आपको पता ही है। सर इंटेंसिटी अगर गलती से उसने डायरेक्टली ना दिया, इंटेंसिटी घुमा फिरा के दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव ये दे दिया, वहां से तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वहां से इंटेंसिटी निकाला, यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। हमेशा क्वेश्चन मिक्सअप भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से ही आएगा, मिक्सअप भी आया। जैसे हमने एक दो क्वेश्चन किए भी थे, अभी देखा था जब हमने मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन किया था, तो इसमें भी आ सकता है बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? फोर्स का फॉर्मूला आ गया। सब प्रेशर का भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया? सर प्रेशर होता है, तो देखो प्रेशर का तो और भी आसान हो गया फॉर्मूला, क्या आ गया, आई अपॉन में इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, स्पीड ऑफ लाइट से, तो निकल जाएगा आपका प्रेशर। हर जगह हम यही करेंगे, अब हर बार हम यही करेंगे, जितना हमने यहाँ पे फॉलो किया, हर बार ऐसे स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप, सेकंड क्या था, सेकंड केस लिखो, नॉर्मल इंसिडेंस और क्या है बच्चों, फुल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि एक मेटल प्लेट है, यहाँ पे बच्चों लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट कर गई। मैं रिफ्लेक्शन भी गलत बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्लेक्टिव फिर नॉर्मल ही होगा, ठीक है, बस जस्ट गिविंग व्यू कि लाइट करके रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, फुल रिफ्लेक्ट चल रही है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बिल्कुल जीरो एंगल है तो जीरो, मतलब नॉर्मल से तो एंगल मेजर करते हैं, तो नॉर्मल से जीरो, तो वो भी जीरो एंगल से रिफ्लेक्ट करे, बिल्कुल सीधा सीधा। अगर कहते हो तो मैं ये भी बना सकता हूँ आपके लिए, ऐसे भी लाइट इंसिडेंट की, इसको हटा सकते हैं। इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे पहले याद करो हमने क्या निकाला था, जल्दी जल्दी करना, पावर निकाला था। पावर का फॉर्मूला सेम है, कितना, आई इंटू ए। दूसरा क्या निकाला था, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड कितना है, आई ए लैम्डा अपॉन में एस। सर चेंज किस में आएगा, केवल चेंज मोमेंटम में चेंज आएगा। सर देखो मोमेंटम ध्यान से देखना बच्चों, लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे, ध्यान से देखो, लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे, और रिफ्लेक्ट होके कैसे गई बच्चों, ऊपर की तरफ। लाइट इंसिडेंट कितनी हुई, एच बाय लेमडा, तो ऊपर भी तो एच बाय लेमडा ही गई है, अलग थोड़ा ना गई है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हुई। तो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हुई है, तो बच्चे ये आपकी कौन सी है, इनिशियल, ये कौन सी है, फाइनल। इसका मतलब कि अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव तो माइनस माइनस प्लस करके क्या बन जाएगा बच्चों, टू एच बाय लेमडा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टू एच बाय लेमडा। देखो कैसे, यहाँ पे बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाले की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पे लिख लो एच बाय लेमडा, डायरेक्शन ऊपर, ये है एच बाय लेमडा, डायरेक्शन नीचे। पता है आपको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो क्या बन जाएगा, टू एच बाय लेमडा। बस कुछ फर्क नहीं आएगा, पता है क्या होगा फाइनल रिजल्टेंट में, क्या होगा फाइनल, केवल टू से मल्टीप्लाई होगा, और कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब फॉर्मूला सेम है। चेन मोमेंटम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा टू आई ए सी बाय सी। और अगर प्रेशर लिखना है तो फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, टू आई अपॉन सी, दैट्स इट, खत्म। तीसरे वाला मैं चाहूंगा कि आप वो याद रखो, पहले तो नहीं भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ए और आर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर वो बोले फुल रिफ्लेक्शन तो ए की वैल्यू जीरो कर देना, आर की वैल्यू वन कर देना। अगर वो बोले फुल एब्जॉर्प्शन तो आर की वैल्यू जीरो कर देना, बस आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो एक बार करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, तीसरा केस।
तीसरा केस है बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस सॉरी, इसमें लिखो नॉर्मल इंसिडेंस पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे ए और आर का कॉन्सेप्ट आएगा। हुआ क्या, जैसे मान के चलो ये लाइट गई, ये तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर गई, ये लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये लाइट गई, एब्जॉर्ब कर गई, ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट कर गई। कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ ना कुछ आपका ए भी है, कुछ ना कुछ आपका आर भी है। मैंने ए क्या बताया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैंने बताया था नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड। ये क्या था, नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। कुछ खास नहीं करना, पता क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। पहले तो ये बताओ, इंटेंसिटी सेम होगी, एरिया सेम होगा, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पी नोट में कोई चेंज होना चाहिए। पी नोट आपका क्या रहेगा बच्चों, आई इंटू ए रहेगा। चेंज पता क्या रहेगा आपका, एनपी के बाद एनपी भी सेम रहेगा। एनपी का फॉर्मूला क्या था, बल्कि मुझे डायरेक्टली लिखना चाहिए आई ए लेमडा अपॉन में एच सी। अब बच्चों मुझे एन ए और एन आर निकालना है, बस क्या निकालना है इस बार, एन ए और एन आर। आपको पता है एन ए क्या है बच्चों, एन ए है ए टाइम्स एन पी। क्या है बच्चों, ए टाइम्स एन पी। तो ए टाइम्स एन पी है, तो ए की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, ए आई ए लेमडा अपॉन में एच सी। ऐसे सिमिलरली बच्चों एनपी क्या बन जाएगा, एनपी एनपी क्या बन गया, ए सॉरी आर आई ए लेमडा अपॉन में h। इसका मतलब फोर्स इस बार दो की वजह से होगा, एक रिफ्लेक्शन की वजह से अलग होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से अलग होगा बच्चे, याद रखना है, एब्जॉर्प्शन की वजह से अलग, रिफ्लेक्शन की वजह से अलग। अब ध्यान से देखो, अब एब्जॉर्प्शन की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से, याद करो पहले वाला एब्जॉर्प्शन था तो उसमें कितना आ था बच्चों, एच बाय लेमडा था। और रिफ्लेक्शन की वजह से कितना होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से अभी हमने देखा 2h बाय लेमडा आ रहा है। इसका मतलब कि बच्चों जो टोटल फोर्स होगा आपका, जो टोटल फोर्स होगा, आई शुड राइट कि वो फोर्स किसकी वजह से होगा बच्चों, एक एब्जॉर्प्शन की वजह से होगा और एक रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। याद करो जब चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम था, कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टी होता, तो मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है तो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ एब्जॉर्प्शन, देख ये बन जाएगा, ये पहले भी निकला था हमारा। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड इंटू चेंज मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो बस हमें फॉर्मूला लगाना, एन ए का फॉर्मूला क्या था सर, ये था ए आई ए लेमडा अपॉन में एच सी इंटू ये कितना था बच्चों, एच अपॉन में लेमडा, आर आई ए लेमडा अपॉन में एस सी इंटू टू एच अपॉन में लेमडा, लेमडा लेमडा एच एच। तो आप ध्यान से देखो, आई ए अपॉन में एच कॉमन है बचा, ए प्लस टू आर, सॉरी सी बचना, हाँ। अगर आपको याद हो तो ए प्लस आर इक्वल टू वन था,
तो a प्लस टू आर है, तो 1 + r लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, याद करो, है ना। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर जो आपका फोर्स का आ गया, कितना आ गया, 1 + r, यही याद करो, याद रखना है, आई ए अपॉन में सी। अब देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि फुल एब्जॉर्प्शन है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो आई अपॉन में सी आ जाएगा। जब फुल रिफ्लेक्शन है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 2 आई अपॉन में सी होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। बाकी चीजें तो देखो, डेरिवेशन याद है तो आपको पता है। ये याद करने का एडवांटेज ये होता है कि जब आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है। नम पूछ सकता है कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करे, पूछ सकता है ना में से भी क्वेश्चन, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ रेशियो दे देगा, एब्जॉर्प्शन रेशियो इतना है, रिफ्लेक्शन रेशियो इतना है, उसके बेसिस पे दे देगा। ऐसे बच्चों पावर का निकाल सकते हो फॉर्मूला, पावर का भी सिंपल सा निकाल सकते हैं, 1 + r आई अपॉन में सी। तो देखो ये हमारा फर्स्ट हाफ तो खत्म हो गया, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था। क्लियर, ये प्रेशर होगा ना, फोर्स अपॉन एरिया। करें आगे, बहुत ज्यादा आता तुझे, ज्यादा हंस रहा है, ज्यादा आ गया तेरे को लगता है। देखो, ऑब्लिक इंसिडेंस चौथा केस, अब है ऑब्लिक इंसिडेंस। मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, वो कर लिए क्वेश्चन हैं, कौन से मॉडर्न फिजिक्स के हो गए सारे। हाँ वेरी गुड। फुल एब्जॉर्प्शन अपनी चिंता किया कर, दूसरों को छोड़, अपने मार्क्स देख कितने आ रहे हैं बस, हर बार बढ़ने चाहिए मार्क्स। अभी देंगे इसको आशीर्वाद देंगे। फिल एब्जॉर्प्शन, क्या कह रहा, चलो अब ध्यान दो इधर। ऑब्लिक इंसिडेंस है, फुल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो देखो हो क्या रहा होगा, लाइट ऐसे आई होगी बच्चों ऑब्लिकली। ऑब्लिकली आपको पता, नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं तो कितना एंगल है बच्चे, थीटा एंगल। आपको पता फुल एब्जॉर्प्शन है तो यहीं पे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट तो हुई नहीं है कि बच्चों क्या हो गए, बच्चों एब्जॉर्ब हो गए, है ना। ठीक है, ये आपकी इंटेंसिटी है। अब देखो तो ध्यान से देखो, इंटेंसिटी ऐसे, एरिया ऊपर की डायरेक्शन में है। लेके जाऊं तो आपको पता चल जाएगा, पावर हो जाएगा आई डॉट ए मतलब आई ए कॉस थीटा, बस इतना ही चेंज है बच्चों, अभी तक पावर में ही चेंज मुझे लग रहा है। अभी तक और जगह चेंज देखते हैं कहाँ कहाँ पे कॉस थीटा लगता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, सर यहाँ पे तो फुल एब्जॉर्प्शन बोल दिया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, सर 1 हो गई। ए की वैल्यू 1 होने पे नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताओ, पावर इंटू लेमडा अपॉन में एस, खत्म। उसके बाद क्या निकाल था, चेंज इन मोमेंटम, क्या निकाल था बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट कुछ इस तरीके से कर रही है, तो मैं भी यही बोलूंगा अभी, एच अपॉन में सी, नीचे की तरफ कर रही है, नहीं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर ले लिया था ना डायरेक्शन, ऊपर ले ले तो कैसे लाइट कर रही है, ऐसे जा रही है तो ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं डायरेक्टली एन पे से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाता, फोर्स, क्यों,
सर क्योंकि फॉर्मूला होता है चेन मोमेंटम अपॉन में टाइम, पर ये तो केवल एक फोटोन के लिए निकाला, याद करो एक फोटोन का है। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो मुझे एन कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वेर कैपिटल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। तो वही बन जाएगा आपका डायरेक्टली एनपी। तो एनपी को डायरेक्टली डेल पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। एच बाय लैम्डा, हाँ। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों? फोर्स। फोर्स बन गया आपका आई ए कॉस थीटा लेमडा अपॉन में एस सी इंटू एच अपॉन लेमडा। मेरे ख्याल से लेमडा लेमडा एच एच कैंसिल। फोर्स फाइनली आ गया आपका आई ए कॉस थीटा अपॉन में सी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, ध्यान से देखो। अगर इंसिडेंस कर रहा तो बच्चों फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, कॉस थीटा, मतलब कि एफ जो फोर्स होगा आपका ये है, ये एफ निकला। ठीक है, ये एक्चुअली एफ निकला है। अब एफ निकला है तो आपको पता है प्रेशर तो हमेशा, सर थ्रस्ट या पे मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर फोर्स के बराबर होता है। परपेंडिकुलर फोर्स तो बच्चों सर मेरा ये वाला है, ये वाली लाइन वाला। तो मतलब दैट शुड बी इक्वल टू एफ, जिसको मुझे नॉर्मल फोर्स बोलना चाहिए। नॉर्मल फोर्स शुड बी रिटन एज एफ कॉस थीटा, यस और नो। और जो शीयरिंग या फिर जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं वो होना चाहिए सर एफ टी, जो कि होगा एफ इंटू साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नॉर्मल फोर्स की वजह से तो प्रेशर होता है, नॉर्मल फोर्स की वजह से ही क्या होता है बच्चों? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा? एफ एन अपॉन में एरिया। एफ एन का मतलब क्या होगा? एफ कॉस थीटा अपॉन में एरिया। अब ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, और एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया? आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। भूल जाते हैं कई बार बच्चे स्क्वायर लगाना, याद रखना यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करेंगे शेयर स्ट्रेस की या शेयर प्रेशर की। ठीक है, यही बोलते हैं शेयर प्रेशर को, शेयर स्ट्रेस। वो किसके वजह से होता है बच्चों? टेंजेंशियल फोर्स, या बोलूंगा टेंजेंशियल प्रेशर। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? वैल्यू अभी निकाल दिया आपने, एफ साइन थीटा। एफ का फॉर्मूला लगा दो। एफ का फॉर्मूला क्या है? आई ए से ए डिवाइड कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में। कॉस थीटा साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? आई अपॉन में आई अपॉन में टू सी, और ऊपर आ जाएगा साइन टू थीटा। आई इंटू साइन थीटा अपॉन में टू सी, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया बच्चों? साइन टू थीटा। तन्वे आ गए सभी को? श्योर है? क्लियर है? यस सर। सारा जल्दी से खुद करो और जल्दी से फुल रिफ्लेक्शन लिख के दिखाओ, जल्दी से फुल रिफ्लेक्शन। फुल रिफ्लेक्शन में आपको पता है क्या होगा? केवल डेल पी ही क्या हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा? सेम। डेल पी क्या हो जाएगा बच्चों? टू एच बाय लेमडा आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर टू एच बाय लेमडा आ जाएगा बच्चों, तो आपका जो एफ निकला था, एफ एफ कितना हो जाएगा? टू आई ए कॉस थीटा अपॉन में सी। कितना आ जाएगा? टू आई ए, ये देखो ट्वाइस हो जाएगा ना फोर्स, क्योंकि टू एच बाय लेमडा हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा सर? प्रेशर हो जाएगा टू आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सी। तो सर ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? ये सिंपल हो जाएगा आई साइन टू थीटा अपॉन में सी। खत्म बस। कर लोगे? कर लोगे खुद से? आधा एक पेज छोड़ दो, खुद से करना। अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट वाला।
लास्ट केस करते हैं बच्चों, ऑब्लिक इंसिडेंस पार्शली रिफ्लेक्टिंग, पार्शली एब्जॉर्ब्स। नाम से पता चल गया आपका, आपको तो एक मेटल सरफेस है आपके पास जिसका एरिया ए है। लाइट बच्चों इंसिडेंट कर रही है, हो सकता है ये लाइट पूरी की पूरी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अगली लाइट आई, ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्ट। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन जब फुल हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यस और नो, है ना। तो मान के चलो इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कितनी एंगल से कर रहा है, आई कॉस थीटा से कर रहा है, ये होगा आई साइन थीटा। सिमिलरली ये होगा, सेम इंटेंसिटी जाएगी तो ये हो जाएगा बच्चे आपका आई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आई साइन थीटा। ठीक है, तो शुरू में तो कोई चेंजेस नहीं है भाई साहब, शुरू में तो कोई चेंजेस नहीं है। प्रेशर, सॉरी, पावर का फॉर्मूला तो वही है, आई ए कॉस, जहां से उसने इंसिडेंस करवाया। ठीक है, अब याद करना है, शुरू से देखो, ध्यान करो। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट किसके बराबर था, ए इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड, याद है। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड का फॉर्मूला याद करो, क्या था, आई ए कॉस थीटा लेम्डा बाय एस। मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड भी लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या लिख सकता हूँ बच्चे, रिफ्लेक्टेड भी लिख सकता हूँ। दैट विल बी आर टाइम्स आई ए कॉस थीटा लेमडा अपॉन में एस सी। बस थोड़ी दिक्कत आएगी आपको समझने में कि यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, वो भी आपको वैसे पता ही है, वो भी आपको पता ही है कि नंबर, सॉरी, चेंज मोमेंटम फॉर एब्जॉर्प्शन कितना निकल के आया था बच्चों, एच बाय लेमडा निकल के आया था। और चेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर रिफ्लेक्शन कितना निकल के आया था, टू एच बाय लेमडा निकल के आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सिंपल, एन ए को अगर डेल पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स निकल जाएगा। एन आर को अगर डेल पी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, करें। तो जो टोटल फोर्स होगा आपका बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, एफ ए एफ आर, एफ ए एफ आर। तो आई थिंक मुझे को पहले थोड़ा अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन अलग थी, यहाँ पे डायरेक्शन देखो। पहले मुझे एफ ए निकालेंगे। एफ ए क्या होगा बच्चों, एफ ए होगा एन ए इंटू डेल पी ए। एन ए का फॉर्मूला ये लगाओ, ए आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन में एच सी इंटू एच अपॉन में लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा, एच से एच, फाइनल निकल गया आपका ए आई ए कॉस थीटा अपॉन में सी। ये किसके वजह से निकल गया बच्चों, एफ पे। मैं मेरे ख्याल से मैं एफ आर पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वो निकल जाएगा टू आर आई ए कॉस थीटा अपॉन में सी। वहां पे आर आ जाएगा और ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
ठीक है बच्चों। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन का फोर्स तो कहाँ पे होगा बच्चों आपका? आपने देखा था, हमने पहले भी बनाया था, एब्जॉर्प्शन का फोर्स यहाँ पे था आपका, है ना, यहीं पे था ना आपका एब्जॉर्प्शन का फोर्स। इसी डायरेक्शन में बनाया था मैंने, जो कि निकल के आया था आपका Fa। ठीक है, जिसके कितने कंपोनेंट निकले थे बच्चे? 2 कंपोनेंट। तो मतलब ये वाला एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होगा, ये वाला एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होगा। रिफ्लेक्शन का कहाँ पे होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन का होगा यहाँ पे, जो है ना, रिफ्लेक्शन का यहाँ पे होगा एफ। हाँ, तो एफ कहीं ना कहीं दोनों के कहाँ पे रहेगा बच्चों? मिडल में रहेगा एफ, मिडल में रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वेक्टर वाइज होंगे। क्या होंगे बच्चों? वेक्टर वाइज होंगे। एफ आपका जो निकलेगा वो निकलेगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ आर वेक्टर। और आपको पता है 2 वेक्टर को ऐड हम कैसे कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, जो भी एंगल है दोनों के बीच में, उसका अंडर रूट टोटल। ठीक है, ऐसे प्रेशर निकल जाएगा। प्रेशर तो आपको सिंपल निकालना होगा, फोर्स अपॉन क्या करना है बच्चों? हैं? किधर? अच्छा हाँ, सॉरी। बिल्कुल सही बात। किधर रहेगा बच्चों? इधर रहेगा। ये किधर है? एफ। तो आपका एफ कहीं ना कहीं मान के चलो यहाँ बन रहा है। ठीक है, सही कह रहा, सही कह रहा। तो ये तो इंटेलिजेंट है। प्रेशर भी निकाल लोगे यहाँ से, प्रेशर। ठीक है, अब याद रखना जो प्रेशर होगा वो आप कौन सा लेना बच्चों? ऑब्लिक, नहीं सॉरी, नॉर्मल प्रेशर लेना। तो नॉर्मल की वजह से वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा, और ऐड हो जाएगा यहाँ पे दोनों पे कॉस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा ए आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सी। पी वी क्या हो जाएगा? पी या पी आर, सॉरी, पी आर क्या हो जाएगा? 2 आर आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सी। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। चलो तो लास्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे अगर, जो खासकर तेरे को पता ही होगा, जो कि है डी। ये आपने पढ़ भी रखा है शायद, पढ़ रखा है केमिस्ट्री में। क्या बताता है डी ब्रोगली? डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने देखो ये बोला कि देखो हमारी जो लाइट होती है बच्चों, लाइट के पास कैसा नेचर होता है बच्चों? नेचर होता है। और लाइट एक एक तरीके का पार्टिकल भी है। ठीक है, पार्टिकल है जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। वेव नेचर हम स्टडी कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो उसने बोला कि मान के चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी का मतलब अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका कुछ ना कुछ मास है, तो हम पढ़ते हैं ना वो उसमें कुछ ना कुछ मैटर है, उसका कुछ ना कुछ क्या है बच्चों? मैटर है। यहाँ पे हम मैटर वेव के बारे में एक्चुअली स्टडी करेंगे। तो उस मैटर को अगर मैं इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करवा दूं ना, इतनी ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल करवा दूं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? वेव की तरह बिहेव करेगा। दोबारा सुन लो, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान के चलो ये है हमारे भाई साहब जय हैं, इसको मैंने इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करवा दिया, तो ये फिर किसकी तरह झूलने लग गए? वेव की तरह झूलने लग रहा है। सीधा सीधा नहीं जा रहा, फिर कैसे कैसे जा रहा है? वेव की तरह जा रहा है। पर ये क्या ऐसा वेव बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या तुम बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मास ज्यादा है। वो हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। इसका मतलब कि मास कम होना चाहिए, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
मास कम, बहुत ही कम, और अगर उसकी वेलोसिटी जैसे कि 10 ग्राम का भी कोई ऑब्जेक्ट है, 10 ग्राम का भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं इतनी ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल करवा दूं तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों। मैं तो पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका नेग्लिजिबल, जैसे इलेक्ट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 9.1 × 10⁻31 है, मैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज ले लिया। इतने की भी बात करो तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, वेव नेचर हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, वेरी हाई स्पीड पे ट्रेवल करवाना है, और मास भी क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। समझ में आ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर। तो लिख लो, हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट कौन है जिसका मास क्या है बच्चों, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज होने की वजह से बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का, वेवलेंथ का हम सबने पढ़ा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोमेंटम का एक तो होता है mv, क्योंकि यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी है। दूसरा हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, एच अपॉन में लेमडा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो लेमडा, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों एक, तो क्या बन गया, एच अपॉन में mv बन गया। क्या बन गया, एच अपॉन में mv। तो अगर ध्यान से सुनो, एच का फॉर्मूला पता है हमें, एच की वैल्यू पता है सभी को, ये यही है बच्चों, डी ब्रोगली, यही है, खत्म। डी ब्रोगली यही बोलता था बस, यही बोला डी ब्रोगली ने बस। यहाँ क्या वेरिएशन निकलेंगे, बहुत सारे वेरिएशन निकलेंगे, पर बेसिक जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो यही है, बस खत्म। पर यहाँ से आपको फॉर्मूले बहुत सारे निकालने हैं अभी यहाँ से। तो हम प्रूफ भी करके देखते, मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, पहला केस एम है बच्चों 1 kg का, और वेलोसिटी ले ली 10⁻⁷ ले लें, है ना भाई, 10⁻⁸ को लाइट की स्पीड से थोड़ा तेरे को भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो बताओ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, कितने होती है एच की वैल्यू, 6.234 1 × 10⁻⁷। तो देख रहे होंगे 6.2 × 10⁻⁻⁻27 मीटर। सोच रहा हूँ वेवलेंथ है ही नहीं इसके अंदर, 1 kg, वो भी जब मैं इतनी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करूंगा, वेवलेंथ नेग्लिजिबल है, 0.000 समथिंग, वेवलेंथ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो हैवी ऑब्जेक्ट को अगर मैं हाई स्पीड से भी भेजूंगा तो उसके अंदर वेवलेंथ आएगी नहीं। लेकिन बच्चों, अगर मास मान के चलो 1 मिलीग्राम का है, इलेक्ट्रॉन का भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी तो वेवलेंथ मीटर में आ जाएगी, फिर तो हो ही जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा और वो हो जाए, और कम ले लो मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लो, चलो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, स्पीड 10⁻⁵ ले लो, चलो ठीक है। तो लेमडा कितनी आ जाएगी बच्चे इसकी, 6.2 10⁻⁻⁴, 9.1 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁵। ऊपर जाके मेरे ख्याल से 39 में से 31 के 10⁻⁻8, है ना। तो लगभग लगभग इसकी यूनिट आ रही होगी नैनोमीटर में, वैसे आती है 728, हमें याद नहीं करनी है, बस नैनोमीटर में ही आए। तो नैनोमीटर की तो रेंज हमें पता है, नैनोमीटर हमारा कौन सी रीजन में आता है, विजुअल लाइट में आ गया, विजुअल लाइट में आ गया। तो इसका मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि पहले जो कैथोड ट्यूब होती थी ना, हमारे टीवी में जो कैथोड ट्यूब होती थी, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करवाते थे, तो जो स्क्रीन होती थी कोटिंग, जैसे ही उस पर एक बच्चों वो टकराता था, सारी अपनी एनर्जी लूज डाउन कर देता, वो किस में करता था, लाइट में कर देता, इस वजह से, क्योंकि वो उस स्पीड से जा रहा था, और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी बच्चों, लाइट में। तो आपने देखा था कि सीआरओ देखा है आपने, कम वहां पे है कुछ ऐसे स्क्रीन सी होती है, तो उसमें सीआरओ में क्या होता है, ऐसे वो बन जाती है, व्हाइट सी लेयर बन जाती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड मतलब टकराते हैं बहुत सारे अमाउंट में, तो हाई स्पीड से टकरा रहे हैं, वेरी हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो टकराते हैं तो सारी की सारी एनर्जी अपनी लूज डाउन कर देंगे, कौन सी एनर्जी में जा रहा था, लाइट एनर्जी में जा रहा, तो लाइट में कन्वर्ट कर देगा वो अपने आप को, लाइट में ही कन्वर्ट कर देगा, सारे के सारे एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इस तरीके से। हाँ कोई बात नहीं, तू क्यों इतना घबरा गया, मैंने बोला तेरे को याद करने के लिए वैल्यू, अरे मैंने तेरे को पहले क्या, मैंने तेरे को बोला याद करने के लिए वैल्यू,
एच की वैल्यू भी याद करने के लिए नहीं बोला भाई साहब आपको। आप क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहिए। आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे तो आपको याद रहेगा। वो तेरी मर्जी है, तू याद रखे, पर मैंने क्या बोला है, याद नहीं, मैंने बस एक चीज याद करने के लिए, दो चीज बल्कि। एक तो आपको मैंने बोला था एच की वैल्यू दूसरी याद करने के लिए, ताकि वैल्यू थोड़ा सा इजी बन जाए, 4.14 × 10⁻⁵। और एक मैंने क्या बोला था आपको, एच सी, जो कि है 12400 आर्मस्ट्रॉन्ग, बस अपने लिए है। बाकी इसके जैसे फॉर्मूला निकालते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हमें क्या मतलब, हमें तो टाइम पास करना है। चल भाई लिखो, हमें बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमने डी ब्रोगली, दोबारा मैं बता रहा हूं क्या बताया था डी ब्रोगली ने। कहाँ पे थे हम, मोमेंटम में। मोमेंटम था mv के बराबर, ये यहाँ पे वेलोसिटी है बच्चों, और ये किसके बराबर था, हमने निकाला था h अपॉन में लेमडा। तो लेमडा का जो कि डी ब्रोगली है यहाँ पे, लेमडा जी किसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा मत ही करो, लेमडा सी रखो। तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल आई थी फाइनली, h अपॉन में। अब इसके वेरिएशन देखो आप, वेरिएशन देखो। सर हमने एक ना मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ भी फॉर्मूला पढ़ा, बट सर बहुत बार पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, पर पढ़ा तो है सर। ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ा, हाफ के, सॉरी के इधर आएगा, हाफ p² बाय m। तो मेरे ख्याल से p की वैल्यू आ जाती है 2m k का अंडर रूट। तो हमारा मोमेंटम ही तो था, लेमडा हमारा क्या था सर, लेमडा था हमारा h अपॉन में p। सर h अपॉन में एक और फॉर्मूला निकला है काइनेटिक एनर्जी के साथ, 2m k। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला ये आ गया लेमडा, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, दूसरा, मुझे तो 1.2 हाँ सारा पता था मैं, चलो अच्छा। पूछ मत। समझ में आ गया। एक और याद करो भाई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता, क्यू इंटू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मैं तो इसको, अगर मैं डायरेक्टली k की जगह पे, तो डायरेक्टली मैं क्या पुट कर सकता हूँ, q इंटू वी पुट कर सकता हूँ, है ना। तो एक और लैम्डा का फॉर्मूला निकला गया h। कौन सा याद करना है आपको फॉर्मूला, सर मेरे को तो बस पहला ही फॉर्मूला याद करना है। कौन सा, सर वो भी याद करने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है, मैं तो ये याद कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन सब आएंगे, अब घूम फिर के सब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस के लिए, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बस ये है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है क्यू क्या बन जाएगा आपका, ई बन जाएगा, और एम क्या बन जाएगा आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जैसे ही मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, जैसे ही मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा, उस केस में लेमडा की वैल्यू आ जाएगी √150 में पोटेंशियल आर्मस्ट्रॉन्ग। ये याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बोलता है। यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वी क्या है बच्चों, ये वी क्या है यहाँ पे, गधो ये पोटेंशियल, और ये क्या है, ये क्या है, ये वाला वी पोटेंशियल है। लिख लो ये, ऐसे लिखा करो, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ
proton and alpha particle having same speed, है इस बार, सेम स्पीड, ठीक है। चलो चलो, वो तो बात की बात है सर। सेम स्पीड की बात कर दी आपने, तो सर सेम स्पीड में तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला था h अपॉन में अंडर रूट 2mv। यस और नो? 2mv भी क्यों था? mv था बस, वहां पर तो 2m था, सॉरी, 2 ओनली था, h अपॉन में mv, बात ही खत्म, है ना। सिंपली फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इक्वल टू क्या लगेगा, h अपॉन में mv। दोनों का वी वी क्या है बच्चों, कैंसिल आउट, मतलब कि मास अगर आप मेरे को बता दो प्रोटॉन का मास कितना होता है और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, वो आपको पता ही है। अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है बच्चों, 1 AMU के बराबर। और अल्फा पार्टिकल का 2 के 4, 4 होता है 4, 2 हीलियम, हाँ। हाइड्रोजन की 2 होता है ना। ड्यूटेरियम की, हाइड्रोजन का 1 होगा ना, हाइड्रोजन के तो अच्छा हाँ सॉरी, ड्यूटोरियम का, ड्यूटोरियम का कितना होता है 2, भाई ये याद रख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल निकालूंगा, तो आपको पता है ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मास डिवाइड बाय प्रोटॉन का मास, बाकी तो सब सेम ही है, स्पीड सेम बोल दी, एच तो सेम होगा, क्या निकल जाएगा 4 अपॉन में, खत्म आंसर। क्या है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या लगता है? आता है, आता है, आता है भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेम निकालना है बट एक्सेलेरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकंड केस क्या है बच्चों इसका, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सर इस बार इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सर, मैं इस बार लगाऊंगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m के, था, और के की जगह याद करो मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, q इंटू वी लिखा। तो सर इस बार अब चार्ज भी पता होना चाहिए, हो सकता है चार्ज कितना होता है इसका, चार्ज इसका बताओ, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका 1, और इसका, ये भी लिख लो भाई टेबल बना के, यही बस यही पूछता है बस। तो इसका मतलब कि ध्यान से देखो, यहाँ पे बस 2 ही वेरिएबल हुए, बाकी तो सब क्या है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं सॉरी, सेम पोटेंशियल बोला तो एम और क्यू हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, एम और क्यू हो गए, एम और क्यू, एम और क्यू हो गए। इसका मतलब कि लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बताओ भाई क्या है, एम अल्फा, एम अल्फा 4 और एम प्रोटॉन 1, तो हो गया 4:1। चार्ज ऑफ अल्फा 2:1, कितना हो गया, बस खत्म। टफ तो नहीं लग रहा है, कि टफ लग रहा है? बस अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा गैसियस का बस, ठीक है। गैसियस में आपको पता डायटोमिक बारे पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें गामा की वैल्यू चेंज होती रहती थी, ठीक है, 3/2, 5/2, 7/2, ठीक है। तो बस वही हम करने वाले, लिखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो मान के चलो कि एक गैसियस मॉलिक्यूल है जो कि वी वेलोसिटी से बच्चों ट्रेवल कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा, तो जिसकी वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, h अपॉन में mv होगी। और इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, जो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है 3m इंटू के टी। सर ये कैसे आया,
देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m के होता है, यस और नो। और के क्या होता है बच्चे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ पे के क्या एनर्जी है, तो एनर्जी किसके बराबर होते हैं, 3/2 के टी के बराबर होती है ना। 3/2 के टी के बराबर होते हैं। गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, 3/2 के टी। 2 से 2 कटा, आंसर आ गया क्या आपका, ये वाला आ गया, एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3m के टी। याद रखना। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब दिक्कत आएगी टेम्परेचर से बस, तो टेम्परेचर का रिलेशन निकल गया यहाँ से। एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, टेम्परेचर। और यहाँ पे याद करो, यहाँ पे टेम्परेचर याद करो किस में लेते थे हम, हाँ याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर लेते थे इन केल्विन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिग्री सेल्सियस होगा तो सबसे पहले आपको इसमें आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तब भी बताया था गैस के लिए जब हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें छोटा सा पोर्शन और ऐड होता है। तो आपने जो लेमडा का लिखा फॉर्मूला, क्या लिखा, एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3m के टी। गैस के लिए आपको पता है, अभी मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने बताया था, कैपिटल एम क्या होता है आपका, मोलर मास। कैपिटल एम क्या होता है बच्चों, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। के होता है बच्चों आर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू टी, ठीक है। तो एन ए दो बार आ गया तो बच्चों लेमडा निकल गया आपका एच इंटू एन एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 कैपिटल M R T। याद है आर क्या होता था, गैस कांस्टेंट, और कैपिटल एम मोलर मास। ठीक है, इसमें लेंगे, चलो कर लें क्वेश्चन एक, नहीं करें। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन गैस at 27 डिग्री सेल्सियस एंड हीलियम गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस है 27 डिग्री सेल्सियस और हीलियम गैस है 127। देख ध्यान से देखो, इसमें बच्चों डिग्री सेल्सियस दे रखा है, क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो या तो मुझे मास बता दो, मास क्या होता है हाइड्रोजन का और हीलियम का, हाँ भाई दोनों का 1 1 होता है, 1 और 4, क्योंकि हीलियम कौन सा हो गया, फिर अल्फा पार्टिकल ही हो गया है ना। तो इसका मतलब कि क्या निकालता, हाइड्रोजन हीलियम होता था H अपॉन में, पूरा लिखना है पहले, तो H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3m के टी। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे किसका, हाइड्रोजन। टेम्परेचर भी हाइड्रोजन वाला, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ देखो 3 मास ऑफ हीलियम के टेम्परेचर हीलियम। तो अगर आप ध्यान से देखो, मास ऑफ हीलियम टेम्परेचर हीलियम, मास ऑफ हाइड्रोजन टेम्परेचर। तो बताओ भाई, ही तूने तो बोल दिया पहले 4:1, टेम्परेचर में बताना पड़ेगा। हीलियम कितने टेम्परेचर पे था, 127 है तो 400, अगला कितना 27, तो मेरे ख्याल से 4 डिवाइड बाय, हाँ तो 2√2 आएगा,
तो हो जाएगा 2√2/3 या फिर √8/3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक लास्ट हो रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स moving in different direction as shown in figure, with velocity v1 and v2 in x axis and y axis respectively, find the de Broglie wavelength of particle 2 with respect to particle 1. Find the wavelength of particle 2 with respect to particle 1 निकालना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बस काइनेमेटिक्स और ऐड हो गया बच्चे, बस और कुछ नहीं ऐड हुआ। तो देखो उसने वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, वेलोसिटी आ गई तो भाई साहब क्या होगी उसकी डायरेक्शन तो होगी डायरेक्शन होगी, तो मान के चलो कि ये है सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोले हैं। एक ये है, इसने बोला यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2, आइडेंटिकल पार्टिकल, तो मैं मान के चल रहा हूँ मास दोनों का क्या है बच्चों सेम होने की वजह से लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेमडा का था h अपॉन में mv, तो यहाँ पे हो जाएगा λ1 इक्वल टू h अपॉन में मास सेम है लेकिन सर v1 है, तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा λ2 क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन में मास है v2 है। सर आपने तो बताया था वेवलेंथ कैसी होती है बच्चों? वेवलेंथ तो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सर यहाँ पे फिर मैं कैसे निकालूं? तो मेरे को बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? वेलोसिटी हो जाएगी h अपॉन में m λ1। यहाँ पे v2 कितना हो जाएगा बच्चों? v2 हो जाएगा h अपॉन में m λ2। अब निकालना था 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। याद करो एक बार, भूल जाओ सब कुछ। हम ये बोलते थे कि जब भी आप निकालोगे 2 रिस्पेक्ट टू 1 रिलेटिव मोशन, तो हम रिलेटिव मोशन को क्या करते थे? जिसके रिस्पेक्ट में निकालते थे उसको रोक देते, भाई तू रुक जा, और उसके अगेंस्ट में एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाते थे, याद है? स्टॉप करने के लिए। तो इसका मतलब कि ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। तो वेक्टर में देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है कौन? v2, v1 पहले इधर जा रहा था लेकिन मैंने इसको रोका, तो इसका मतलब कि v1 यहां जा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना? तो मेरी जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का एडिशन ही तो होगी, क्योंकि माइनस तो मैं कर ही चुका हूं। भाई तू क्या करता? v2 माइनस v1 ही तो करता रिलेटिव वेलोसिटी में, v1 में ऑलरेडी कर चुका हूं माइनस का। तो भैया जो फाइनल वेलोसिटी होगी तेरी v फाइनल होगी, वो तो तेरी ये होगी, और वो तुम्हें पता है क्योंकि दोनों कैसे परपेंडिकुलर, तो v फाइनल होगी तुम्हारी √v1² प्लस v2²। तो लेमडा भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, तो लेमडा फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों? अपॉन में m v फाइनल। अब निकालेंगे बस, देखो h अपॉन में m हो गया बच्चों। v फाइनल का फॉर्मूला क्या है? v1² v2²। क्या आपको v1 v2 की वैल्यू पता है सर? पता है, निकाल देते हैं बच्चों। h अपॉन में m λ1 का स्क्वायर, h अपॉन में m λ2 का स्क्वायर। तो देखो m ऊपर जाएगा h नहीं जाएगा, h m पूरा कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर में पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से आपको दिखाई दे रहेगा लेफ्ट जो फाइनल निकला 1 अपॉन में √1 अपॉन में λ1 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से अगर आप एलसीएम भी ले लोगे ना, तो λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? λ1 λ2 √1 का स्क्वायर प्लस
ये है फाइनल। समझ में आ गया? Yes.